वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का बायोडाइवर्सिटी। ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जो है नीट के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। क्या करना है, किस तरीके से रिवीजन होने वाला है, आप एनसीईआरटी ओपन करके रखेंगे। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होने वाले हैं हमारे। ये जो सीरीज चल रही है रिवीजन वाली, इसमें कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है। तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी ओपन करके करिए, एक एक लाइन आप समझिए अच्छे से एनसीईआरटी की, ठीक है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की हम बात करते हैं। डाइवर्सिटी मतलब यानी कि कितनी कितनी डिफरेंट तरीके की लाइफ है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमें पता है कि आज अगर यहाँ पर बात करते हैं हम अर्थ पर, तो लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज है जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो आपकी एनसीईआरटी जो है स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्या कहती है, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में कहती है कि अगर मान लो कोई एलियन जो है यहाँ बाहर से आता है तो वो भी देखकर यहाँ पर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाएगा, अमेज्ड हो जाएगा कि इतनी बायोडाइवर्सिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। जिस तरीके से हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हमारे आसपास देखते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लावर दिखाई देते हैं, कितने डिफरेंट तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं, कितने डिफरेंट तरीके के हमें प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिखाई देते हैं। तो इनको देखकर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसी तरीके से कोई दूसरा अगर आएगा तो वो तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लगभग अगर हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं, जो एनसीईआरटी का आंकड़ा दिया गया है उसको ध्यान रखना है आपको। लगभग 20,000 स्पीसीज जो है वो आर्किड की है, 20,000 स्पीसीज जो है यहाँ पर लगभग आंट्स की है, 30,000 स्पीसीज जो है वो लगभग बीटल्स की है और 28,000 स्पीसीज जो है वो फिशेस की है। तो इतनी ज़्यादा स्पीसीज को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, अचंभित हो सकता है। क्लियर है। एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। पहला टॉपिक क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें। पहला एनसीईआरटी में जो मेन चीज़ें दे रखी है उनको ध्यान रखना है। क्या है, in our biosphere immense biodiversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all level of the biological organization। यानी कि केवल स्पेसीज के लेवल पर ही ये बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है। हम यहाँ पर बात करें कि हमें पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल सेल्स को बनाते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कई तरीके के होते हैं। सेल जो है, सेल भी कई तरीके की होती है। हमारी केवल हमारी बॉडी के अंदर 200 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें सेल से टिश्यूज बनते तो टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 4 तरीके के टिश्यू मेनली पाए ही जाते हैं, मैन टिश्यूज की हम बात करें, वरना और भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। एपिथेलियल हुआ हमारा, उसके बाद में नर्वस टिश्यू हुआ, उसके बाद में हम ले सकते हैं जो मस्कुलर टिश्यू है उसको ले सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, कई तरीके के ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर, यानी कि हम ये कह रहे हैं एक छोटे से छोटे लेवल से लेकर तो बड़े लेवल्स तक, क्या कहा गया है कि मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर तो बायोम तक, हर एक लेवल पर तक हम देख सकते हैं सब जगह पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन साहब ने किया था। और इन्होंने एक्चुअल में समझाने की कोशिश की थी, अलग अलग लेवल पर इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को समझाने की कोशिश करी थी। इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो पॉपुलराइज हुआ है। ओके, अलग अलग तरीके की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है, या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। हम पहले बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, किसी एक ही स्पीसीज के अंदर जब डाइवर्सिटी, उसमें अलग अलग तरीके से उसके जीन में, अगर एक ही स्पीसीज है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जीन्स होते हैं, उसके कारण जो डाइवर्सिटी होती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। जैसे एक सिंपल सा आपको कहा गया है कि सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर कई तरीके की हमें राइस की वैरायटीज मिलती है, मैंगो की वैरायटीज मिलती है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम क्या है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया है। ग्रोविंग इन द डिफरेंट हिमालयन रीजन, कहाँ पर पाया जाता है, अलग अलग हिमालय के रीजन में पाया जाता है। माइट बी इन टर्म्स ऑफ द
पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल। तो ये डाइवर्सिटी शो करता है। किस चीज में डाइवर्सिटी शो करता है? इससे कुछ केमिकल रिलीज होता है जिसका काम है रिजन पाई, जो ड्रग्स के काम में, ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है, दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। तो इसमें इसके कॉन्सेंट्रेशन में डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्लांट के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, और इस तरीके से ये अकेला प्लांट है पर वो केमिकल के जो रिलीज हो रहा है उसमें उसके डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर लगभग 50,000 से भी ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाया जाता है राइस के, वहीं 1,000 डिफरेंट वेराइटीज पाई जाती है मैंगो की। तो ये भी क्या है, एक ही स्पेसीज के अंदर इतने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पाई जाती है, इतनी इनकी ब्रीड्स होती है, वेराइटीज पाई जाती है, कि ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। अगली डाइवर्सिटी पे हम आते हैं। सेकेंड डाइवर्सिटी कौन सी हमारी? स्पेसीज डाइवर्सिटी है। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी को देखिए, स्पेसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसीज के अंदर हम बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी स्पेसीज में किस किस तरीके की डाइवर्सिटी, उसके रेंज में किस तरीके से डाइवर्सिटी हो सकती है उसकी हम बात करें। तो सिंगल स्पेसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। ये तो हमने जेनेटिक लेवल की बात करी थी, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो स्पेसीज डाइवर्सिटी को देखिए क्या है, डाइवर्सिटी एट द स्पेसीज लेवल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वहां पर ग्रेट एम्फीबियन की स्पेसीज होती है, जबकि ईस्टर्न घाट पर कम एम्फीबियन की स्पेसीज पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज के पास में आता है और इसलिए वहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ज्यादा तरीके के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ईस्टर्न घाट में इतने नहीं होते हैं क्योंकि वो दूर पाया जाता है उससे। ठीक है, तो यहां पर हमने स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करी है। क्लियर है? हम अगली बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इकोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी। इकोलॉजी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, हम बात करें इकोलॉजी का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से रहते हैं उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया की अगर हम बात करें फॉर इंस्टांस विद द डिजर्ट, इंडिया के अंदर कई तरीके के इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कहीं पर डिजर्ट है तो कहीं पर रेन फॉरेस्ट है, कहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कहीं पर कोरल रिप्स है, कहीं पर वेटलैंड्स है, कहीं पर एस्चुरीज है, कहीं पर अल्पिन मेडोज है। इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के हमें इकोसिस्टम अलग अलग जगह पर हमारे इंडिया के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो इस तरीके से हम क्या बात करें, ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम यहाँ पर बात करें। और साथ में ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाले हैं कि जो भी कंट्रीज जो है हमारी ट्रॉपिकल एरियाज के पास में आती है उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, पर जो कंट्रीज दूर आती है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात की गई है, जैसे नॉर्वे है, तो वहां पर आपको डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी इंडिया की कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ vital environmental issues of international concern as more and more people around the world begin to realize that critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। तो बहुत ज़रूरी आज के टाइम पर बायोडाइवर्सिटी को, इन सभी जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी, हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बिना इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के इकोसिस्टम स्टेबल रह ही नहीं सकता है। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से कि इकोसिस्टम कब स्टेबल होगा। इकोसिस्टम जब स्टेबल होगा जब ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और इतना ही ज्यादा इकोसिस्टम जो है स्टेबल रह पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हम इसीलिए बात करने वाले हैं, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, यानी कि कितनी अभी तक अर्थ पर स्पीसीज है और इंडिया में कितनी स्पीसीज है, इनकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पर एक हमने बात की कि सिंस देयर आर ए पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, हमें पता है कि जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर होती है उनकी नेमिंग कर ली जाती है और उनका एक पब्लिश रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बात करें, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on the earth। यानी कि आज हमारे पास में रिकॉर्ड तो है जिन जिन की खोज हुई है, पर हम ये नहीं कह सकते कितनी और बाकी है, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं लगा सकते एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट तो हम कह ही नहीं सकते कि कितनी स्पीसीज और डिस्कवर हो सकती है, पर एक नॉर्मल तरीके से हम अंदाजा मोटा मोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कितनी स्पीसीज इसकी हो सकती है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए
यहाँ पर IUCN का रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN के 2004 के डेटा के अनुसार हम बात करें, द टोटल नंबर ऑफ plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। इन्होंने कहा कि जो अभी तक खोज हुई है वो लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। परंतु आइडिया ये नहीं है कि कितनी और अभी डिस्कवर हो सकती है, कितनों की और खोज होना बाकी है, ध्यान रखना अच्छे से। तो इसलिए अब यहां पर डिफरेंट तरीके के साइंटिस्ट आए और उन्होंने चीजें बताते रहे टाइम। देखिए यहां पर एस्टिमेट वेराई ग्रुप्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो एस्टिमेट है वो वेराई करता है, इसके आंकड़े चेंज हो सकते हैं। जैसे कि स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। यहां पर बात की गई है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो वहां पर ज्यादा स्पीसीज की खोज होना बाकी है, और हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेट एरियाज में अधिकतर स्पीसीज की खोज कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर इतनी ज्यादा स्पीसीज हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्परेट कंट्रीज जो है वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है, तो इसलिए वहां पर हमें कम मिलेगी डाइवर्सिटी। पर जब हम बात करेंगे कि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, तो वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की खोज होना बाकी है अभी भी। वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेज। और हमने यहां पर कई तरीके के आंकड़े भी लिए हैं जहां पर हम मान सकते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी की खोज होना बाकी है, पर ये सारे के सारे एक एजुकेटेड गेस किए गए हैं, हम एग्जैक्ट स्पीसीज को तो पता लगा ही नहीं सकते हैं। फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक, अब आगे देखिए, फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक estimates vary widely and many of them are only educated guess. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate that in tropical countries। तो हम क्या बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि अभी तक ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कवरी होना बाकी है, जबकि टेम्परेट एरियाज के अंदर मैक्सिमम डिस्कवरी हो चुकी है, क्योंकि वहां पर थोड़ी कम स्पीसीज पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम देखना है, एनसीईआरटी की एक एक चीज जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए यहां पर, कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics। तो हमने ये कहा कि बहुत ज्यादा संख्या में ट्रॉपिकल एरियाज में अभी खोज होना बाकी है। बायोलॉजिस्ट मेक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस ऑफ इन एग्स, हॉस्टिवली स्टडीड ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट एंड एक्स्ट्रा polate this ratio to the other groups of animal and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on the earth। तो जितनी टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो डिस्कवरी हुई है, अधिकतर किसकी, आंट्स की हम बात करें या इंसेक्ट की स्पीसीज की बात करें, क्योंकि इंसेक्ट सबसे ज्यादा मिले हैं, उसके बेसिस पर यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया, एक कंपेयर की गई कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसके अंदर कितनी स्पीसीज हो सकती है डिस्कवरी होना, और साथ में ही टेम्परेट एरियाज के अंदर कितनी हो सकती है, और उसके बेसिस पर एक साइंटिस्ट जो है दोनों के कंपेयर करके आंकड़े तक पहुंच चुके हैं कि इतनी स्पीसीज जो है वो अभी तक डिस्कवर होना अर्थ पर बाकी हो सकती है। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज की खोज हुई है, पर अभी और कितनी हो सकती है इसका यहां पर आंकड़ा लिया गया है। तो देखिए हम बात करते हैं कितनी स्पीसीज जो है हो सकती है। देखिए, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 से लेकर 50 मिलियन, यानी कि स्टार्टिंग में कहा गया कि लगभग 20 से लेकर 50 मिलियन स्पीसीज की खोज होना अभी बाकी हो सकती है, बट बाद में थोड़ी सी कंजर्वेटिव और साइंटिफिक तरीके से साउंड यानी कि एक बात की गई जो रॉबर्ट मे के द्वारा कहा गया। तो रॉबर्ट मे साहब ने क्या कहा, एक बेटर तरीके से बताया इसके बारे में। ध्यान रखना क्या कहा था रॉबर्ट मे ने, रॉबर्ट मे की ये याद रख लेना, इन्होंने कहा कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन के आसपास हो सकती है। बिल्कुल नोट करके याद रख लेना। तो ग्लोबल मिलियन कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, लगभग 7 मिलियन के आसपास हो सकती है, और यही मेन आंकड़ा है। पहले माना गया था 20 से लेकर 50 मिलियन, पर वो पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं था। आज ये नहीं कह सकते कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एस्टिमेट ही लगाया गया है। ध्यान रखना, कोई करेक्ट तो हम कह ही नहीं सकते जहां तक डिस्कवरी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है और ज्यादा हो, ठीक है, या फिर कम भी रह जाए, क्योंकि लगातार स्पीसीज खत्म भी तो होती जा रही है। कई सारी स्पीसीज ऐसी है जिनकी खोज नहीं हुई है, उससे पहले वो खत्म हो रही है हमारे कारण, ठीक है। तो देखिए यहां पर आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरीज। तो आज हमने जितनी स्पीसीज की खोज करी है उसके
उसके बेसिस पर हम कुछ आंकड़े लेते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी स्पेसीज की खोज हुई है, कौन कौन सी स्पेसीज की खोज हुई है, कौन सी बाकी है, कहां पर कितनी स्पेसीज हो सकती है, उनकी हम यहां पर एक डेटा हम लेते हैं। देखिए यहां पर हम बात करें कि मोर देन 70% ऑफ ऑल दिस स्पेसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, जितनी भी 100% है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन डिस्कवरी हुई है, उनमें 70% से भी ज्यादा केवल एनिमल्स है। ध्यान रख लेना, यानी कि प्लांट तो बहुत कम आ गए, प्लांट सारे मिलकर लगभग 22% के आसपास आते हैं, 22 से लेकर 25% के आसपास सारे प्लांट्स को हमने लिया है। तो देखिए वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग, जिसमें एल्गी भी लिया है, फंजाई भी लिया है, ब्रायोफाइट लिया है, जिम्नोस्पर्म लिया है और एंजियोस्पर्म, इन सभी कैटेगरीज के जब प्लांट को हम जोड़ देते हैं तो ये केवल 22% के आसपास ही है टोटल को मिलाकर। 70% एनिमल्स है, 70% से ज्यादा, और 22% सब प्लांट्स मिलाकर हैं। सोचिए प्लांट्स कितने कम हैं एनिमल्स की कंपैरिजन में। ठीक है, आगे हम यहां पर बात करते हैं कि अगर हम इसको और अच्छे तरीके से इस आंकड़े को देखते हैं तो देखिए एमोंग एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी हम बात करते हैं, जितने 100% एनिमल डिस्कवर हुए उनमें से 70% केवल इंसेक्ट है। और इंसेक्ट को कहां पर रखा गया? आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ध्यान रखना। तो देखिए एनिमल, एमोंग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लो जितने 10 एनिमल डिस्कवर हुए उन 10 में से 7 कौन है? इंसेक्ट है। क्यों? क्योंकि लगभग 100% एनिमल डिस्कवर, उनमें से 70% तो लगभग कौन है? इंसेक्ट है। इसलिए हम कहेंगे कि 10 एनिमल मान लो है तो उनमें से 7 जो है इंसेक्ट है। क्लियर है? अगेन हाउ डू वी एग्जामाइन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? तो हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इसको समझा है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स की है, ठीक है, एनिमल्स की, और एनिमल्स में भी इंसेक्ट की बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी है। यहां पर देखिए द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ द फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब ये सारे क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो अकेली फिशेज की स्पेसीज की अगर हम बात करें, मछली, अगर अकेली हम फंजाई की स्पेसीज की बात करें, ध्यान रखना, अकेली फंजाई जो है वो किससे ज्यादा है? इन सबको मिलाकर किस किस को हम मिला देते हैं? एक तो हम एम्फीबियन को मिला देते हैं, एम्फीबियन, उसके बाद में रेप्टाइल्स को मिला देते हैं, मैमल्स को मिला देते हैं और फिशेस को मिला देते हैं। तो फिशेस, ध्यान रखना, प्लस एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स प्लस मेमल्स, इन सबको जब हम मिला देते हैं तब इनसे भी ज्यादा अकेली कौन है? फंजाई है। ध्यान रख लेना अच्छे से। तो फंजाई में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फंजाई के अंदर पाई जाती है। इसीलिए फंजाई को हमने एक सेपरेट किंगडम के अंदर रख दिया, किंगडम फंजाई। ध्यान रख लेना। क्लियर है? और फिगर आपको जो एनसीईआरटी का दे रखा है 15.1 में बायोडाइवर्सिटी को आपको शो किया गया है कि किस तरीके के कौन से ग्रुप के अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी होती है, उस फिगर को आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी का दे रखा है, इसको आपको अच्छे से देखना है और इसको याद भी रखना है। ठीक है, यहां से कई बार एनसीईआर नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इंसेक्ट इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर बात की गई है हमारे इन्वर्टेब्रेट्स वगैरह की, तो इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, मोलस्कन, उसके बाद में अदर एनिमल ग्रुप है, उसके बाद मोलस्कन है और मोलस्क के बाद में क्रस्टेशिया ग्रुप है। क्रस्टेशिया जो है वो भी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम जो इन्वर्टेब्रेट्स है उसमें तो सारे में से कौन है? केवल आपको मैक्सिमम अमाउंट में क्या देखने को मिल रहा है? केवल आर्थ्रोपोडा फाइलम देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम बात करें वर्टेब्रेट्स की बात करें तो वर्टेब्रेट्स में जो है फिशेस सबसे ज्यादा है। फिशेस के बाद में आपको कौन देखने को मिल रहा है? आप देख सकते हैं आपको बर्ड्स देखने को मिल रही है, बर्ड्स के बाद में यहां पर रेप्टाइल्स है और रेप्टाइल्स के बाद में एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के बाद में मैमल्स है। तो मैमल्स काफी कम है अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो ध्यान रखना मैमल्स बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। अगर और इनकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फंजाई आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद में एंजियोस्पर्म भी काफी संख्या में, क्योंकि एंजियोस्पर्म आज के सबसे मॉडर्न प्लांट से सबसे डोमिनेटेड प्लांट जो है आज के टाइम पर वो कौन है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, मॉसेस जो है वो भी काफी कम संख्या में, फंस एंड एलाइज भी जो है वो काफी कम संख्या में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की जो चीजें आपको दे रखी है उन पर बिल्कुल फोकस करना है। एल्गी जो है, ये वाला पार्ट किसका है? ये जो है एल्गी है हमारी,
तो एल्गी है, और लाइकेन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इन डायग्राम पर बिल्कुल आपको फोकस करना है और याद रखना है कौन ज़्यादा है कौन कम है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी आपको डायरेक्टली इस तरीके से बना दिया जाएगा, मान लो इंसेक्ट है, इसकी जगह इस तरीके से करके, और यहाँ पर ए बना दिया जाएगा, नाम ABCD आपको पहचानने को बता दिया जाएगा। कैसी भी हुआ डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, उनके लेबलिंग के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इनकी तैयारी करना है अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी आपको इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन हम कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो इसको बना नहीं सकते हैं, पर यह है कि कोशिश करेंगे कि आपको इंटरेस्ट आए चैप्टर के अंदर, बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे चैप्टर आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, It should be noted that this estimated do not give any figures of prokaryotes। और ये ध्यान रखना, हमने जितनी भी बात करी है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज जो डिस्कवर हुई है, इनमें प्रोकैरियोट की बात नहीं करी है। प्रोकैरियोट जो हमारा किंगडम है उसमें प्रोकैरियोट जो सेल है उसके अंदर हमारा मोनेरा किंगडम आता है, तो मोनेरा के कोई भी हमने ऑर्गेनिज्म को इसमें नहीं लिया। इसका कारण क्या है कि बायोलॉजिस्ट श्योर ही नहीं है कि कितनी स्पीसीज अभी तक प्रोकैरियोट की हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करना इतना आसान नहीं है लेबोरेटरी के अंदर, और इसके वजह से सबकी डिस्कवरी भी बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। तो इसलिए हम क्या बात करें, प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड काम ही नहीं करेगी वहां पर। नॉर्मल तरीके से आप जिस तरीके से स्पेसिस को ढूंढते हैं वैसे यहां पर नहीं ढूंढ सकते हो सारे माइक्रोज में। सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पेसिस एंड एनी स्पेसिस आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, और लेबोरेटरी कंडीशन में कोई सी भी स्पेसिस को आप डायरेक्टली कल्चर नहीं कर सकते। ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे सामने। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया, अब यहां पर अगर हम बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करें, उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, देन स्पेसिस फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। तो अगर हम केवल उनके बायो केमिकल कंपोनेंट की बात करें या उनके मोलिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर बात करें, तो ये स्पेसीज ध्यान रखना अकेले ही मिलियंस में स्पेसीज हो सकती है, केवल प्रोकैरियोट की स्पेसीज, ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? तो इस प्रोकैरियोट काफी ज्यादा संख्या में। अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, और ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। यहां पर हम क्या बात करें कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले कि इंडिया जो है उसके पास में पूरे वर्ल्ड का लगभग 2.4% ही एरिया है। लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास में कितना है, 2.4% लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का। पर उसके बाद अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो लगभग वो 8.1% बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की इंडिया के पास है। ध्यान रखना, इंडिया के पास 2.1% लैंड एरिया है वर्ल्ड का, पर उसके पास बायोडाइवर्सिटी 8.1% है। इसका मतलब है कि इंडिया एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री है, यानी कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी की जो कंट्रीज है उसमें इंडिया का भी स्थान है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नियरली 45,000 स्पीसीज जो इंडिया के अंदर वो प्लांट्स की है, लगभग इससे दुगनी यानी कि लगभग 90,000 के आसपास एनिमल की स्पीसीज इंडिया के अंदर अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। अच्छे से याद रखना है। तो ये इस चैप्टर के अंदर डेटा बहुत ज्यादा है। हम कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे, इस चैप्टर से एनसीईआरटी से बाहर कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं, यहां तक कि नीट के अंदर ही एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते। कुछ कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नॉलेज लगाया जाता है, पर वो एनसीईआरटी का ही होता है। जब आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपसे कवर हो जाती है। तो हमारी ये सीरीज जो चल रही है कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, एक एक लाइन एनसीईआरटी के हमने लिए, ध्यान रखना। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, वहां तक भी पहुंचाना है, कमेंट करके जरूर जाना है अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो, ठीक है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर या फिर और जगह भी आप फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखें। ओके, मिल यहां पर आगे हम बढ़ते हैं, कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, ये सारे आंकड़े आपको याद रखना है। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, जो रॉबर्ट मे थे उनके ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केवल ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज है बीन रिकॉर्डेड सो फार, यानी कि अभी तक केवल 22% स्पीसीज की खोज हुई है। उन्होंने क्या कहा था, रॉबर्ट मे ने, आपने देखा था लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती है, और आज कितनी डिस्कवरी हुई है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, यानी कि उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो आज तक केवल 22% के आसपास ही स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, ध्यान रखना। अब अगर हम इसी आंकड़े को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या है, अप्लाइंग दिस
प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी। तो हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी जितनी खोज हुई है इंडिया में, उस पे अगर हम इसी आंकड़े को अप्लाई करेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख प्लांट की स्पीसीज की खोज होना अभी बाकी है, लगभग 1 लाख प्लांट की स्पीसीज की खोज होना बाकी है, और लगभग 3 लाख एनिमल की स्पीसीज की अभी तक खोज होना बाकी है। ये अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो उसके हिसाब से ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, would we ever be able to complete the inventories of the biological wealth of our country? क्या हमारी कंट्री की इस सारी बायोलॉजिकल वेल्थ जिसकी हम बात करें कि 1 लाख प्लांट की खोज होना बाकी और लगभग 3 लाख एनिमल की खोज होना बाकी, क्या हम कभी खोज भी पाएंगे या नहीं खोज पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मेन पावर टैक्सोनॉमी ट्रेंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि एक तो हमें बहुत ज्यादा मेन पावर चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा साइंटिस्ट चाहिए जो इतने एक्सपर्ट हो और डिस्कवरी करे। क्या हम इतने बड़े साइंटिस्ट बना पाएंगे? पहला क्वेश्चन ये है। और साथ में डिस्कवरी एकदम से नहीं हो जाती है किसी भी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। तो क्या इतना समय हम दे पाएंगे? ये हमारे सामने बहुत बड़े क्वेश्चन है। और केवल यही क्वेश्चन नहीं है, आज के टाइम पर सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम किसी डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम बात करें कई सारी ऐसी स्पीसीज है जिनकी हमने खोज नहीं की, उससे पहले हम वो एक्सटेंट होती जा रही है। ठीक है, तो भी एक कारण है। यानी कि हम क्या करते हैं इसमें, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस, और ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा और गंभीर हो जाती है, होपलेस हो जाती है, व्हेन वी रियलाइज दैट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीसीज फेसेस द थ्रेट बिकमिंग एक्सटिंक्शन इवन बिफोर द डिस्कवर्ड देम। यानी कि हम जब तक उनको खोज नहीं पाते हैं उससे पहले ही कई सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और इसके कारण ये और खतरनाक हो चुका है कि क्या हम खोज भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना है कि आज के टाइम पर नेचर्स की बायोलॉजिकल लाइब्रेरीज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटेलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड हियर। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम उन सारी बुक्स का लाइब्रेरी, जिस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर हमें पता होता है कि ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक है, इस तरीके से जब तक हम उस बुक का टाइटल लिख पाते हैं उससे पहले ही हमारे कई, मान लो जिस तरीके से बुक खत्म हो जाए, बुक ना मिले हमें, इस तरीके से यहाँ पर है कि जिस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम ढूंढ पाए, हमारी स्पीसीज को ढूंढ पाए, उससे पहले ही कई सारी स्पीसीज खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको यहां तक का पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। ठीक है, आपको एक एक पार्ट, एक एक लाइन एनसीईआरटी की जाएगी, इंटरेस्टिंग वे में करवाई जाएगी सारी चीजें, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। इस सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा।